हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। 12th साइंस केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर अपन पढ़ रहे थे। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में अपन इससे पहले ही क्लास में की थी विद्युत रासायनिक श्रेणी, यानी धातुओं को उनकी सक्रियता के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने का जो तरीका है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और उस विद्युत रासायनिक श्रेणी में मैंने आपको बताया था कि जो धातु ऊपर होती है वो प्रबलतम अपचायक और जो नीचे होती है वो दुर्बलतम अपचायक। ऊपर वाली धातु दुर्बलतम ऑक्सीकारक और नीचे वाली प्रबलतम ऑक्सीकारक, यानी ऊपर से अगर नीचे जा रहे हैं तो अपचयन विभव अर्थात इलेक्ट्रोड विभव का मान घटता है और धातु की सक्रियता बढ़ती है। ऊपर से जैसे नीचे जा रहे हैं तो अपचयन विभव, दोबारा सुनना एक बार, ऊपर से जैसे नीचे जा रहे हैं तो अपचयन विभव यानी इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ेगा, जिसके कारण धातु की सक्रियता घटेगी। इसीलिए बताया गया कि लिथियम जो धातु है उसकी सक्रियता सबसे अधिक होती है। क्यों? लिथियम क्या है, सबसे ऊपर है, जिसके अपचयन विभव का मान सबसे कम होता है। यही बताया था। ऊपर वाली धातु एनोड का कार्य करेगी और नीचे वाली धातु कैथोड का। ऊपर वाली धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है और नीचे वाली धातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। हाइड्रोजन से जो भी धातुएं ऊपर हैं वो अम्लों के साथ में क्रिया करके कौन सी गैस देंगी? हाइड्रोजन गैस। और जो धातु ऑक्साइड हाइड्रोजन से ऊपर हैं, यानी वैसी धातुएं जिनके ऑक्साइड हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातु के बन रहे हैं तो वो स्थायी होते हैं, उनका अपघटन नहीं होगा। और जिन जो धातु या उनके ऑक्साइड हाइड्रोजन से नीचे हैं वो कम स्थायी होते हैं और उनका अपघटन आसानी से हो जाता है। ये अपन ने विद्युत रासायनिक श्रेणी में सभी बातें पढ़ी थी। आज अपन पढ़ रहे हैं बैटरियाँ। बैटरी या सेल, बैटरी बोल दो, और बैटरीज के द्वारा ही बनाए जाते हैं सेल। अब देखिए जो हमने पहले पढ़ा डेनियल सेल, अब उन बहुत से सेलों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए और उनसे विद्युत धारा प्राप्त की जाए तो उसको हम बोलते हैं बैटरी। अब जो ये बैटरी और ये जो बैटरी की काम करने की जो प्रक्रिया है वो अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। यानी बहुत से सेलों को अगर आपस में जोड़कर एक बड़ा उपकरण बनाया जाए तो उसको बोला जाता है बैटरी। अब बैटरी के अंदर दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो बैटरियां ऐसी होती हैं जो डिस्चार्ज होने के बाद में ख़त्म हो जाती हैं, उन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जाता। और एक बैटरी ऐसी होती हैं जो डिस्चार्ज हो जाती हैं और उन्हें रिचार्ज भी किया जा सकता है। यानी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा दोनों में परिवर्तन हो जाता है। तो जो अपन बैटरियों के अंदर गुण देखें तो बैटरी एक तो हल्की होती है, तो हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं क्योंकि हल्की। और बैटरी के द्वारा हम जैसे हमें यहाँ पे ज़रूरत है विद्युत की और मान लीजिए यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे विद्युत की ज़रूरत है तो बैटरी के द्वारा हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से उठा के बैटरी को वहाँ ले जा सकते हैं। दूसरा इससे मुख्य गुण होता है कि जो बैटरियाँ हैं ये बहुत ही सस्ती होती हैं, जिसके कारण हर व्यक्ति इनको आसानी से काम में ले सकता है। अब ये बैटरियाँ हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। बैटरियाँ कितने प्रकार की होती हैं? इसके 2 प्रकार हैं। एक तो होती है प्राथमिक बैटरी, बोलते चाहे सेल, तो एक तो बोल देंगे हम प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल। ये 2 हो गए, एक तो प्राथमिक हो गया और दूसरा हो गया द्वितीयक सेल। जो प्राथमिक सेल है इसके अंदर होने वाली अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं, जबकि इसमें होने वाली अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। दोनों में अंतर भी हो गया। अनुत्क्रमणीय का मतलब इनमें जो भी केमिकल हैं उनमें होगी रासायनिक अभिक्रिया और उनके द्वारा हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी, लेकिन वापस विद्युत से रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, यानी रासायनिक ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। यही होगा। और तो इनको काम में लेने के बाद में क्या कर देंगे? फेंक देंगे, जबकि ये दोबारा काम में आ जाएंगी। कौन सी? द्वितीयक। क्यों आ जाएंगी? द्वितीयक बैटरियाँ दोबारा से काम में क्यों आ जाएंगी? क्योंकि इन्हें पुनः रिचार्ज भी किया जा सकता है। अगर दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं तो इनको आसानी से काम में ले सकते हैं। एक देखा जाए तो प्राथमिक के अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, जबकि इनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं।
ये इन दोनों का आपस में हो चुका है अंतर। तो प्राथमिक बैटरी हम सबसे पहले पढ़ते हैं, बैटरी बोल दो चाहे सेल बोल दो, एक ही बात है, प्राथमिक बैटरी। यानी सेल का ही जो बड़ा रूप है वो बैटरी कहलाएगा, बहुत से सेलों को आपस में जोड़कर अगर जो उपकरण बनता है उसको बोलते हैं बैटरी। तो प्राथमिक बैटरी या प्राथमिक सेल, तो इसके डेफिनेशन के लिए क्या बोलेंगे हम, यानी ऐसी बैटरियां जिनमें केवल रासायनिक परिवर्तन के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है और इनमें होने वाली अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं, अर्थात इन्हें पुनः रिचार्ज नहीं किया जा सकता, उन्हें हम प्राथमिक बैटरियां कहते हैं। आई बात समझ में? यानी प्राथमिक बैटरियां किनको बोला जाएगा, यानी ऐसी बैटरियां जो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा देती हैं, यानी जिनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, होने वाली अभिक्रियाएं इनमें अनुत्क्रमणीय होती हैं, इन्हें पुनः रिचार्ज नहीं किया जा सकता, इनको हम प्राथमिक बैटरी कहते हैं। अब प्राथमिक बैटरी अगर इसमें विद्युत बंद हो जाती है तो फिर इसको फेंकना ही पड़ता है, यानी ये किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि पुनः रिचार्ज तो होगी ही नहीं। अब ये जो प्राथमिक बैटरियां हैं, इनके अगर आपको एग्जाम्पल बताए जाएं तो इसके एग्जाम्पल के अंदर एक तो होता है शुष्क सेल, इनके उदाहरण हैं जिसमें है एक तो शुष्क सेल जिसको लेक्लांसी सेल भी बोलते हैं, वैज्ञानिक के नाम के ऊपर है शुष्क सेल, या हम इसी को बोलते हैं लेक्लांसी सेल। और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है आपके मरकरी सेल, इन दोनों के बारे में आपके सिलेबस में दिया हुआ है, मरकरी सेल। ये दोनों बैटरियां हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले अपन ले रहे हैं शुष्क सेल, या इसी को बोलते हैं लेक्लांसी सेल। इस लेक्लांसी सेल का जो निर्माण किया था वो लेक्लांसी नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसी के नाम के ऊपर इसका नाम पड़ा है लेक्लांसी सेल। अब देखिए इस सेल की अगर हम बनावट देखना चाहें तो आपने घर पे देखा होगा, कोई भी जो घड़ी होती है उसका सेल निकालिए, उसके ऊपर की तरफ एक टोपी होती है, आप सेल को तोड़ते हैं तो अंदर एक राड सी निकलती है ब्लैक कलर की, वो होती है कार्बन यानी ग्रेफाइट की बनी हुई, जो किसका कार्य करती है, कैथोड की। अब इस जो कैथोड यानी ग्रेफाइट की जो छड़ है, इसी छड़ के चारों तरफ एक अन्य पेस्ट होता है जिसका आवरण बना हुआ होता है, वो मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का नम पेस्ट, यानी थोड़ा गीला करके इसी के चारों तरफ लगाया हुआ होता है। और इस पेस्ट के चारों तरफ और पात्र और इस पेस्ट के मध्य में भरा जाता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट, इन दोनों का। और बाहर की तरफ जो ये पात्र है ये किसका बना होता है, जिंक धातु का, जो किसका कार्य कर रहा है, एनोड का। अब देखिए इसमें अगर इसकी हम सेल अभिक्रिया देखें तो सेल अभिक्रिया वही एनोड और कैथोड, एनोड के रूप में कौन कार्य कर रहा है, जिंक का पात्र। अब Zn है, एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। तो Zn है, ये Zn 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और Zn किस में बदल जाएगा, Zn+2 आयन के रूप में, क्या करके, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके। अब जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैथोड इलेक्ट्रोड द्वारा ग्रहण किए जाएंगे, कैथोड रिएक्शन, और कैथोड के ऊपर क्या होगा, अपचयन, अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना। तो जो अमोनियम क्लोराइड है, इसमें अमोनियम किस रूप में है, NH4+ के रूप में यह है, और मैग्नीज डाई ऑक्साइड MnO2, ये क्या करेंगे, यहाँ से जैसे 2NH4, एक NH4 होता तो प्लस का एक, 2 के कितने हो गए, 2+ हो गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके द्वारा बनता है अमोनिया जल और ये मैग्नीज का ऑक्साइड। देखिए अब इसे हम संतुलित कर लेंगे तो इधर नाइट्रोजन 2 हैं, इधर भी नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं। इधर हाइड्रोजन देखिए 4 दूनी 8, इधर हाइड्रोजन देखिए 3 दूनी 6 और 2 8,
यहाँ पे अगर आगे चले तो Mn मैग्नीज कितने हैं 2, यहाँ भी मैग्नीज कितने हैं 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2 दूनी 4, यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 3 और 1 है 4, संतुलित हो चुका है। अब इसकी नेट सेल अभिक्रिया देखिए, यानी नेट सेल रिएक्शन क्या होगी। तो नेट सेल अभिक्रिया में हमें इन दोनों अभिक्रियाओं को आपस में जोड़ना होगा। जो कट रहे हैं उन्हें काट दीजिए, रिएक्शन है, रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी। अब इसमें कौन कौन से कट रहे हैं, नेट सेल अभिक्रिया लिखेंगे तो देखिए इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है, बाकी जो बच रहा है उसे लिख दीजिए। तो इधर तो क्या हो जाएगा Zn प्लस, अब ऊपर कुछ भी नहीं बच रहा तो नीचे वाला लिख दीजिए 2NH4 प्लस, हमेशा प्लस आएगा नाइट्रोजन के ऊपर। काफ़ी स्टूडेंट हाइड्रोजन के ऊपर लगाते हैं, गलत है, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस लगाना पड़ेगा। अब इसमें आगे क्या होगा 2MnO2, फिर आगे ये तीर का चिन्ह, इधर क्या बच रहा है ऊपर वाले में Zn प्लस 2, बाकी सब इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो चुके हैं। नीचे देखिए क्या बच रहे हैं प्लस 2NH3 प्लस H2O प्लस Mn2O3। ये हो गई इस सेल की संपूर्ण सेल अभिक्रिया। तो काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि लेक्लांसी सेल का सचित्र वर्णन कीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो ये आपको पूरा लिखना है। लेक्लांसी सेल की एनोड या कैथोड या संपूर्ण सेल अभिक्रिया बताइए, तो ये इसमें अभिक्रिया होगी। लेक्लांसी जो सेल होता है, इस सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है वो आता है आपके 1.2 से 1.5 वोल्ट। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, यानी इसका जो विभव है इसका मान 1.2 से, सेल का अगर आपको विभव पूछा जाए तो 1.2 से 1.5 वोल्ट। अब इसका वर्णन कैसे करेंगे, आपको केवल ये इतनी बातें ध्यान में रखने की हैं, वर्णन डायग्राम से अपने आप हो जाएगा। तो लेक्लांसी सेल का वर्णन किस प्रकार से करेंगे, जो दिख रहा है यही वर्णन है। देखिए कैसे कि लेक्लांसी सेल में एक जिंक के पात्र में ग्रेफाइट की छड़ होती है। यह ग्रेफाइट की छड़ कैथोड का कार्य करती है, वह जिंक का पात्र एनोड का कार्य करता है। ग्रेफाइट की छड़ के चारों तरफ मैग्नीज डाइऑक्साइड व कार्बन का नम पेस्ट लगा हुआ होता है। इस MnO2 व कार्बन के पेस्ट तथा जिंक पात्र के मध्य अमोनियम क्लोराइड व जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा हुआ होता है। ये लो, ये वर्णन हो गया, वर्णन को रटने की आवश्यकता नहीं। फिर आगे लिख देंगे कि इस सेल का जो सेल विभव है वह 1.2 से 1.5 वोल्ट होता है। अब इस सेल का दोबारा उपयोग नहीं होता, इसका क्या कारण है, क्योंकि इसके अंदर जो ये अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। कैसा होता है ये, अम्लीय। कौन, NH4Cl। और ये अम्ल क्या करते हैं, हमेशा धातु के साथ में अभिक्रिया। अम्ल क्या करेंगे, धातु के साथ में अभिक्रिया। तो जिंक का जो ये पात्र है, जिंक क्या है, धातु है, और यहाँ इसके स्पर्श में कौन आ रहा है, NH4Cl। तो यह धातु को यहाँ से क्या कर देगा, चारों तरफ से संसारित। आगे बढ़ेंगे हम, संसारण धातु को कर देता है ये संसारित, यानी धातु को नष्ट कर देता है। इस कारण से इस सेल का दोबारा उपयोग नहीं होता। तो इस सेल का उपयोग किस किस में होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो जैसे घड़ी है, कैलकुलेटर होता है या ट्रांजिस्टर होता है, इनमें इस सेल का उपयोग किया जाता है। तो क्लियर हो गया, लेक्लांसी सेल या सुख सेल क्या होता है, ये आपके फिजिक्स में भी है। ठीक है, लेक्लांसी सेल के अंदर कैथोड का कार्य कौन करता है, आंसर होगा ग्रेफाइट की छड़। एनोड का कार्य कौन करता है, जिंक धातु का पात्र। ठीक है, यह हुआ आपके लेक्लांसी सेल। अब देखिए प्राथमिक सेल के अंदर अगला एग्जाम्पल है मरकरी सेल। ये मरकरी सेल का डायग्राम है। मरकरी सेल में भी लेक्लांसी सेल की तरह ही एक जिंक का पात्र है, और इस जिंक के पात्र में ही कार्बन की छड़ लटकी हुई है। ठीक है, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो पेस्ट भरा हुआ है, ये यहाँ पे कार्य कर रहा है विद्युत अपघटक। ठीक है, तो जो
मरकरी सेल है, इसमें एनोड तो बना हुआ होता है जिंक अमलगम का। अमलगम किसको बोलते हैं? अगर किसी भी धातु के साथ में मरकरी लगी हुई है तो उसको बोलेंगे अमलगम। जैसे यहाँ पे ZnHg है तो क्या बोलते हैं? जिंक अमलगम। अगर Mg होता तो क्या बोलते थे? मैग्नीशियम अमलगम। ठीक है। और जो कैथोड होता है वह बना हुआ होता है इसके अंदर HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और ये कार्बन की छड़ है, इसके साथ में होता है कौन? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और अगर आपसे पूछा जाए कि मरकरी सेल में विद्युत अपघट्य का कार्य कौन करता है तो आंसर क्या होगा? HgO और KOH। इस सेल के सेल विभव का मान होता है लगभग 1.35 वोल्ट। क्लियर? तो देखिए जो मरकरी सेल है, इस मरकरी सेल के अंदर एक जिंक के पात्र में कार्बन की छड़ लटकी हुई होती है। कार्बन की छड़ और HgO ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं कैथोड का, और जिंक अमलगम कार्य करता है एनोड का। ठीक है। उसमें वहां पे क्या रही? एनोड कौन कर रहा था? जिंक का पात्र। इसमें क्या आ गया? जिंक अमलगम, क्योंकि यहाँ पे मरकरी भी मिली हुई है। और जो HgO और KOH है ये दोनों मिलके किसका कार्य करते हैं? विद्युत अपघट्य का। ठीक है। ये तो हो गया इसका वर्णन। अब इसकी सेल रिएक्शन, सेल अभिक्रिया, तो वही एनोड अभिक्रिया और कैथोड अभिक्रिया। अब एनोड के रूप में कार्य कर रहा है जिंक अमलगम, तो अभिक्रिया कौन करेगा? जिंक। एनोड के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉनों का त्याग। अब यहाँ पे OH कहाँ से आया? तो ये OH KOH अक्षारीय माध्यम है। तो देखिए Zn प्लस OH माइनस, क्योंकि Zn और OH 2OH माइनस लिया है, क्योंकि Zn की संयोजकता कितनी होती है? +2। तो Zn यहाँ से ऑक्सीजन लेके क्या बनाता है? जिंक का ऑक्साइड। जल को बाहर निकालता है और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कैथोड द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। और जो कैथोड है, तो कैथोड के अंदर क्या क्या है? HgO कार्य कर रहा है कैथोड का, तो ये HgO इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, साथ में कार्बन की छड़ है जो लगी हुई है। तो HgO H2O का मतलब हो गया जलीय माध्यम। ये माध्यम कैसा हुआ? जलीय। अब ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, तो HgO, इस HgO से बनेगा यहाँ पे मरकरी यानी Hg, और साथ में निकलेगा 2OH माइनस, यानी वापस कैसा माध्यम प्राप्त हो गया? क्षारीय माध्यम। अब नेट सेल अभिक्रिया क्या होगी? नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल अभिक्रिया क्या होगी? जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें काट दीजिए। तो देखिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, कट गए। इधर 2 OH माइनस, इधर भी 2 OH माइनस। क्या और कोई कैंसिल हो रहा है? देखिए जिंक इधर है, क्या इधर आ रहा है? क्या कहीं भी नहीं आ रहा। इधर HgO, इधर आ रहा है क्या? HgO कहीं भी नहीं आ रहा। इधर H2O, इधर क्या आ रहा है? H2O। कैंसिल होंगे आराम से, ये H2O से H2O कैंसिल। क्लियर? अब जो बच रहे हैं उन्हें लिख दीजिए। तो इधर तो क्या बच रहा है? यहाँ पे क्या बच रहा है? Zn। खत्म इसकी कहानी। अब नीचे आइए, यहाँ क्या बच रहा है? HgO, इधर ZnO प्लस Hg। ये हो गई इसकी नेट सेल अभिक्रिया। क्लियर? तो देखिए जो मरकरी सेल है इसके अंदर आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो ये हल्का सा डायग्राम, और केवल ये 2 अभिक्रियाएं। ये अभिक्रिया अपने आप आ जाएगी, इन्हीं को काट पीट करके तीसरी अभिक्रिया बनी है। अब इसमें एक याद रखना है कि इसमें एनोड तो कौन है और कैथोड कौन है, विद्युत अपघट्य कौन है। तो विद्युत अपघट्य तो HgO प्लस KOH का पेस्ट, और यहाँ पे जो एनोड है वो जिंक अमलगम, जिंक का पात्री है। जो कैथोड है वह है HgO और कार्बन की छड़। ये हो गया आपके मरकरी सेल। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे द्वितीयक सेल के बारे में, या द्वितीयक बैटरी, जिनको संचायक सेल भी कहा जाता है। यानी ऐसे सेल जिनको हम पुनः रिचार्ज कर सकते हैं, दोबारा काम में ले सकते हैं, यानी जिनमें होने वाली अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। उत्क्रमणीय का मतलब रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा और विद्युत के द्वारा वापस रासायनिक अभिक्रमक बनाए जा सकते हैं।
उन्हें हम बोलेंगे द्वितीयक सेल या संचायक सेल। अब इसके द्वितीयक सेलों के जो एग्जाम्पल हैं उनके अंदर आपके सिलेबस में 2 एग्जाम्पल दिए हुए, एक तो है सीसा लेड संचायक सेल और एक होता है कैडमियम सेल। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं सीसा या जिसको बोलते हैं लेड संचायक सेल। आपने कार या बस या ट्रक इनके अंदर बैटरी देखी होगी, ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है और अंदर की तरफ इसमें भरा हुआ होता है अम्ल H2SO4। अगर इसके हाथ लग जाए तो ये हाथ जल भी सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, अम्ल होता है जो चमड़ी को जला देता है। देखी होगी बैटरी, वो यही बैटरी है, दूसरी नहीं है। जो हमने डायग्राम बनाया है यही बैटरी है वो। अब इसमें होता क्या है, एक प्लास्टिक का बड़ा पात्र होता है और इस प्लास्टिक के बड़े पात्र के अंदर तनु H2SO4 का विलयन भरा हुआ होता है। यह तनु H2SO4 का विलयन यहाँ पे कार्य करता है विद्युत अपघट्य का। अब देखिए इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड लटके हुए होते हैं, दोनों के दोनों कैथोड और एनोड एकांतर क्रम में हैं। एक बार देखिए यहाँ पे ये क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये तो ब्लैक कलर वाले तो क्या है एनोड और रेड कलर वाले कौन से हैं, कैथोड। तो देखिए ब्लैक कलर वाला Pb, इसके बाद में Pb और 2 अलग अलग आ रहे हैं, एकांतर क्रम में हैं, यानी एक बार एनोड तो दूसरी बार कैथोड, सभी एकांतर क्रम में लगे हुए हैं। अब इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सीसा संचायक जो सेल है इसमें एनोड किस धातु का बना होता है। तो एनोड देखिए ये रहा, किसका बना हुआ होता है, Pb का। कैथोड किसका बना हुआ होता है, तो लेड ऑक्साइड यानी PbO2 का। और ये सभी एकांतर क्रम में लगे हुए होते हैं। यहाँ ये ब्लैक कलर वाले देखिए एनोड और सभी को आपस में जोड़ा हुआ है, और जो रेड कलर वाले हैं ये है कैथोड। यहाँ से ये घुमाव का मतलब है कि इसका जो ये वायर है ये इससे थोड़ा ऊपर है, ऊपर से लिया गया है इस वायर को, इसका मतलब ये है, इसलिए थोड़ा घुमाव दिया है इसमें, ये लिखने का संकेत होता है इसको। अब देखिए इसका वर्णन करना चाहे तो किस प्रकार से करेंगे। सीसा संचायक सेल का क्या वर्णन होगा कि सीसा संचायक सेल में एक प्लास्टिक का बड़ा पात्र होता है जिसमें तनु H2SO4 का विलयन भरा हुआ होता है जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। इस तनु H2SO4 के विलयन में ही दोनों इलेक्ट्रोड अर्थात कैथोड व एनोड को लटकाया जाता है। सीसा संचायक सेल में एनोड लेड धातु यानी Pb का बना हुआ होता है तथा कैथोड PbO2 का बना हुआ होता है। इस सेल को डिस या डिस्चार्ज होने के बाद में पुनः भी चार्ज किया जा सकता है, यानी इसको दोबारा भी काम में लिया जा सकता है। क्लियर वर्णन। अब है इसकी सेल अभिक्रियाएं, यानी इसमें किस प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो सेल रिएक्शन, वो ही एनोड और कैथोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन के अंदर देखिए Pb प्लस SO4 माइनस 2 यानी लेड एनोड किसका बना हुआ है, देखिए लेड का। विद्युत जो अपघट्य इसमें कुछ मात्रा में सल्फेट आयन आएंगे, जैसे ये टूटेगा तो किस में टूटेगा, जैसे इसको अपन तोड़ेंगे तो किस में 2H प्लस SO4 माइनस 2, बोलो टूटा या नहीं। तो देखिए लेड के साथ में SO4 माइनस 2 आयन अभिक्रिया करके बनाएंगे लेड सल्फेट यानी PbSO4। यहाँ पे माइनस 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं जो इसने त्याग दिए बाहर निकल के। एनोड के ऊपर हमेशा इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। क्लियर अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया देखिए कैथोड अभिक्रिया। कैथोड किसका बना हुआ है, लेड ऑक्साइड का। तो PbO2 और यह तो विद्युत अपघट्य के रूप में उपस्थित है ही। तो PbO2 और SO4 माइनस 2 की आपस में हुई अभिक्रिया। अम्ल भी बहुत मात्रा में उपस्थित है, यहाँ इसको तोड़ रहे हैं 2H प्लस आए, लेकिन अम्ल तो काफ़ी मात्रा में उपस्थित है। यहाँ पे हमने लिया है 4H प्लस। तो देखिए यहाँ पे 4H प्लस क्यों लिया, क्योंकि कैथोड के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन जो एनोड ने त्यागे हैं वही क्या करेगा, कैथोड ग्रहण करेगा। जैसे 2 त्याग रहे हैं तो 2 को ग्रहण करेगा। अब 2 को अगर ये ग्रहण कर रहा है तो यहाँ भी माइनस 2 अधिक है, और 2 को और ग्रहण कर लिया तो कितने आ चुके हैं ये -4। तो इसे संतुलित करने के लिए यहाँ क्या लिया गया है 4H प्लस। तो देखिए यहाँ से -2 और यहाँ पे प्लस के कितने हैं 4 हैं, तो 2 को तो 2 खा गए, कितने बचे 2 बचे, जिनको कौन खा जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बन गया PbSO4 और 2H2O। संतुलित करके देखिए लेड इधर 1 है इधर भी 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 4 और 2 6, इधर ऑक्सीजन
4 और ये 2 6। इधर देखिए यहाँ पर जैसे 4H हैं तो यहाँ पर भी H कितने हैं, 4 हैं, 4 हो चुके हैं। अब इसकी देखिए नेट सेल रिएक्शन यानी संपूर्ण अभिक्रिया क्या होगी। नेट सेल रिएक्शन, अगर हम नेट सेल रिएक्शन लिखना चाहें तो जो आपस में कैंसिल हो रहे हैं उन्हें काट दीजिए। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से तो 2 इलेक्ट्रॉन, Pb यहाँ है, इधर Pb है, कुछ भी नहीं, इधर SO4 इधर है, विपरीत होता तो कट जाता, एक साइड में होंगे तो दोनों का योग होगा। ठीक है, तो और कोई कैंसिल हो रहा है, H से इधर कोई H नहीं है, कोई कैंसिल नहीं होगा, तो संपूर्ण अभिक्रिया लिख दीजिए। इधर तो क्या हो जाएगा, ये Pb प्लस ऊपर क्या बच रहा है और SO4 -2। ठीक है, अब SO4 -2 यहाँ ऊपर भी है और यहाँ नीचे भी। ठीक है, तो कितने हो गए, ये 2 हो गए। तो क्या इनको 2SO4 -2 लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से लिखते, पहले लिख दिया Pb, फिर लिख रहे हैं PbO2 प्लस 2SO4 -2 हो गया, प्लस 4H प्लस ये हो गया अम्लीय माध्यम, क्योंकि H2SO4 क्या है, अम्ल है। ये इधर का तो काम खत्म। अब इधर देखिए, इधर क्या आ रहा है PbSO4 और यहाँ भी क्या है PbSO4, कितने हो गए 2 PbSO4, तो ये हो जाएगा 2 PbSO4 प्लस 2H2O। यह होगी इसकी सेल अभिक्रिया। यह कब होगी, जब हम इस सेल को काम में ले रहे हैं। जब सीसा संचयक सेल को काम में लेते हैं तो इसके अंदर यह सेल अभिक्रिया है, यह संपूर्ण होती है और सेल है वो डिस्चार्ज होता जाता है। अब इस सेल को हमें क्या करना पड़ेगा, वापस चार्ज करना पड़ेगा। तो वापस से चार्ज करने के लिए इस सेल में कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी। तो देखिए जैसे इस सेल को वापस चार्ज करते हैं तो जो ये एनोड है, एनोड के ऊपर तो लेड जमा हो जाता है और जो कैथोड है उस कैथोड के ऊपर PbO2 धीरे धीरे जमा होने लगता है। ठीक है, अब ये डिस होगा तो इस H2SO4 का घनत्व भी कम होने लगता है। तो जैसे ही इसको चार्ज करेंगे दोबारा से वापस काम में लेंगे तो ये की यही अभिक्रिया उल्टी हो जाएगी। ठीक है, ये तो है डिस्चार्ज होते समय, और ये उल्टी अभिक्रिया होगी इसको चार्ज करते समय। ठीक है, तो अगर चार्ज की अभिक्रिया अगर आप अलग से लिखना चाहो तो अलग से भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगी 2 PbSO4 प्लस 2H2O और इधर हो गया Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 -2 प्लस 4H प्लस। क्लियर। तो ये ऊपर वाली अभिक्रिया तो होगी जब हम इस सेल को काम में ले रहे हैं, यानी रासायनिक परिवर्तन के द्वारा यहाँ तो कौन सी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, विद्युत ऊर्जा। और इस अभिक्रिया में विद्युत ऊर्जा के द्वारा कौन सी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, रासायनिक ऊर्जा। देखिए यहाँ पे Pb और PbO2, Pb बन चुका है यानी वापस एनोड पूरा का पूरा बन गया और कैथोड भी पूरा का पूरा बन चुका है। और यहाँ पे जो ये 2SO4 -2 और 4H प्लस ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 2, देखिए 2SO4 -2 प्लस 2 ये 4H प्लस, इनको मिला के लिखें तो ये 2H2SO4 होगा या नहीं। तो क्या प्राप्त हो गया हमें, विद्युत अपघट प्राप्त हो चुके हैं ना, एनोड भी प्राप्त हो चुका है, कैथोड भी प्राप्त हो चुका है और विद्युत अपघट्य भी प्राप्त हो चुका है। इन दोनों को अपन मिला के भी लिख सकते हैं। क्लियर। ये है सीसा संचायक सेल जो मोटर गाड़ियों के अंदर काम में आता है। अब अगर इस सेल का सेल आरेख लिखना चाहें तो ये इस सेल का सेल आरेख, एनोड बाईं तरफ और कैथोड दाईं तरफ। जैसे एनोड को लिखें तो Pb और Pb के साथ में लेड सल्फेट, ठीक है, और H2SO4 जलीय अवस्था में, और ये आ गया यहाँ पे कैथोड PbO2। क्लियर। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये होता है इस सेल का सेल आरेख। क्लियर। अब इससे अपन आगे बढ़ेंगे निकिल कैडमियम सेल। निकिल कैडमियम सेल, देखिए जो निकिल कैडमियम सेल है
इसका डायग्राम तो आप बुक से तैयार कर लेना। इसकी थ्योरी और इसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो बता देता हूँ। यह भी होने वाली अभिक्रियाएं, इसमें भी उत्क्रमणीय होती हैं, यानी डिस्चार्ज होने के बाद में इसे पुनः भी चार्ज किया जा सकता है। अब जो निकिल कैडमियम सेल है, इस निकिल कैडमियम सेल में जो Cd है कैडमियम, इस कैडमियम धातु का तो बना हुआ होता है कौन? एनोड। ठीक है, नाम ही है निकिल कैडमियम सेल, तो कैडमियम धातु का तो बना हुआ होता है एनोड, और निकिल ऑक्साइड NiO2 इसका बना हुआ होता है कैथोड। और इसी सेल के अंदर विद्युत अवगठ्ठे के रूप में कार्य कर रहा है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो किसका कार्य कर रहा है? विद्युत अवगठ्ठे का। सीसा संचयक सेल में कौन कार्य कर रहा था? H2SO4, जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए इस सेल का अगर हम सेल विभव मापें तो इसका आता है 1.4 वोल्ट। अब इसमें होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं वो किस प्रकार से संपन्न होंगी? तो देखिए सेल रिएक्शन, अभिक्रिया, एनोड अभिक्रिया। एनोड किसका बना हुआ होता है? कैडमियम का। एनोड किसका बना हुआ होता है? कैडमियम का। अब KOH तो यहाँ पे माध्यम कैसा है? क्षारीय है, ये विद्युत अपघट्य का कार्य कर रहा है। तो देखिए Cd इसके साथ में 2OH माइनस अभिक्रिया करेंगे और कैडमियम ऑक्साइड जल, और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। ठीक है, क्योंकि OH माइनस, एक माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का इसने कर दिया त्याग। एनोड के ऊपर क्या हुआ? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का त्याग। कैथोड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। अब ये त्यागे गए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्रहण किए जाएंगे। अब देखिए निकिल Ni और विद्युत अपघट्य KOH, ठीक है, इनसे NiOH बोलता है, निकिल हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, और ये बना 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यहाँ भी निकिल हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे निकिल की ऑक्सीजन अवस्था कितनी है? +3। यहाँ पे कितनी आ गई? +2। ऑक्सीजन संख्या में क्या हुई? कमी। कमी का मतलब अपचयन, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? ग्रहण, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब अपचयन। और यहाँ पे वापस कैसा माध्यम प्राप्त हो गया? वो एक क्षारीय माध्यम। अब इसको अगर हम पुनः चार्ज करते हैं तो यही अभिक्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है, यानी उत्पाद से वापस क्या बनने लगेंगे? अभिकारक। अब इस सेल की नेट सेल रिएक्शन देखिए, नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर दीजिए। देखिए इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और 2OH से 2OH कैंसिल हो चुके हैं। बाकी क्या बचा इधर? यहाँ तो बच रहा है Cd, नीचे क्या बच रहा है? 2NiOH का होल थ्राइस, दोनों अभिक्रियाएं साथ में हैं। ऊपर तो कौन सी चलेगी? डिस्चार्ज, और नीचे होगी चार्ज। तो यहां पे होगा CdO प्लस H2O प्लस 2NiOH का होल ट्वाइस। ये हो गया निकिल कैडमियम सेल। इधर वाली अभिक्रिया तो होगी इसके डिस्चार्ज होते समय। डिस्चार्ज का मतलब जब रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है तब तो ये अभिक्रिया इस दिशा में होगी, और जब विद्युत ऊर्जा से वापस हमें इसको चार्ज कर रहे हैं यानी रासायनिक अभिक्रमक वापस बनेंगे, तब इधर से इधर यानी विपरीत दिशा में अभिक्रिया होगी। तो याद रखना, प्राथमिक सेल अनुत्क्रमणीय, द्वितीयक सेल उत्क्रमणीय। प्राथमिक सेलों को एक ही बार काम में लेते हैं, द्वितीयक सेलों को बारी बारी से काम में ले सकते हैं। प्राथमिक सेलों में होने वाली अभिक्रिया एक दिशा में होती है, द्वितीयक सेलों में होने वाली अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं। ये आपके सेल कंप्लीट हो चुके हैं। प्राथमिक में हमने 2 सेल पढ़े थे, एक तो लेक्लांसी और दूसरा मरकरी सेल, और जो द्वितीयक सेल है उसमें भी 2 सेल पढ़े, एक तो सीसा संचयक सेल और दूसरा पढ़ा है निकिल कैडमियम सेल। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।